हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल गोनड्स, गोनोडक्ट, डॉर्सल सीलेटेड ऑर्गन्स, उसके बाद हेट्रोनेरिस में टू पार्ट्स में डिवाइडेड बॉडी होती है, उसको डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट था एपिटोकी। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हेट्रोनेरिस। आज हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेरिस। इसके अंतर्गत हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्वार्मिंग, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट में प्री लार्वल पीरियड, सेकेंड लार्वल पीरियड या ट्रोकोफोर लार्वा, नेक्स्ट पोस्ट लार्वल पीरियड या मेटामॉर्फोसिस। बात करते हैं स्वार्मिंग। नेरिस की लाइफ हिस्ट्री में स्वार्मिंग का अहम रोल होता है। स्वार्मिंग में होता क्या है, जो वो नेरिस है वह सेक्सुअली मैच्योर्ड फॉर्म हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट होकर समुद्र की सरफेस पर तैरती रहती है। इसमें लैंगिक रूप से परिपक्व जंतु या हेट्रोनेरिस अपने शुक्राणु या अंडाणु विसर्जित करने के लिए यानी छोड़ने के लिए समुद्र की जल की सतह पर तैरते हैं। इनके इस व्यवहार को ही क्रंदन, इसको हिंदी में बोलते हैं, या स्वार्मिंग कहते हैं। सामान्यतः यह क्रिया रात्रि के समय दोहराई जाती है और स्वार्मिंग के समय कुछ जातियां न्यूक्चुअल डांस करती हैं, जिसमें नर और मादा दोनों तेजी से एक वृत्त में तैरते हैं। मतलब फीमेल्स आगे तैरती है, मेल्स उसके पीछे एक सर्किल में तैरता है। मादा कृमि यानी फीमेल्स हेट्रोनेरिस एक प्रकार का पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिसे फर्टिलियम कहते हैं। यह पदार्थ नर कृमियों को आकर्षित करके उन्हें शुक्राणु त्यागने के लिए यानी स्पर्म्स त्यागने के लिए एक्साइटेड यानी उत्तेजित करता है। इसके बाद शुक्राणु मादा कृमियों को अंडे त्यागने के लिए उत्तेजित करते हैं। नेरिस सक्सिनिया के नर जंतु पहले समुद्र सतह पर आते हैं और मादा जंतुओं की प्रतीक्षा करते हैं। जब मादा आ जाती है तो नर उनके चारों ओर तैरते हुए शुक्राणुओं का विसर्जन करते हैं। इसी की अनुक्रिया में मादा एक्साइटेड होकर ओवा यानी अंडाणुओं का विसर्जन कर देती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। नेरिस बायरेंस में फर्टिलाइजेशन अधिकतर यानी मोस्टली बाहर यानी बाहरी बॉडी के बाहर और समुद्र के जल में होता है। प्लेटिनेरिस मेगालोप्स में एक बिल्कुल भिन्न विधि द्वारा निषेचन होता है। इसमें नर जंतु मादा पर कसकर लिपट जाता है और अपनी एनस को उसके मुख में एंटर करके शुक्राणुओं को इंजेक्ट कर देता है। दोनों जंतुओं की आंत वृक्षाणुओं द्वारा काट दी जाती है, इसलिए नर द्वारा अंतःक्षिप्त स्पर्म सीधे मादा की सीलोम में यानी गुहा में पहुंच जाते हैं और वहां एग्स का फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
फर्टिलाइजेशन के तत्काल पश्चात निषिक्त अंडे मादा के शरीर के पिछले सिरे से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आंतरिक निषेचन की यह विधि प्लेटिनेरिस मैकलोप्स में संभवतः इसलिए अपनाई गई जाती है क्योंकि इसके अंडे केवल 30 सेकंड तक समुद्र जल के संपर्क में रहने के पश्चात निषेचन के लिए उपयुक्त नहीं रहते। नेरिस डाइवर्सिकलर में एपिटोक रूप यानी एपिटोक रीजन का अभाव होता है और निषेचन नर जंतु के मादा के बिल में प्रवेश करके बिल के अंदर या मिट्टी की सतह पर होता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। अगर इसके डेवलपमेंट की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो फर्टिलाइज्ड एग है, जिसमें आप फिगर ए देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का होता है। इसमें एक होता है वेजिटल पोल और दूसरा होता है एनिमल पोल। इसके अंदर योग सब्सटेंस जो स्फेरिकल रूप में भरा रहता है। इसके बाद इसमें क्लीवेज की क्रिया होती है जिसमें 2 सेल्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद ये फर्दर 2 से 4 में डिवाइड होते हैं, इसको कि ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। इसके बाद यह 8 में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें छोटे वाले माइक्रोमियर्स तथा बड़े वाले सेल्स मैक्रोमियर्स। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेज में 8 से 16, 16 से 32, जो कि सोमेटोब्लास्ट फेज कहलाती है। इसके बाद यह ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन करती है, जिसमें इसके बाहरी आवरण में जिलेटिनस कोट प्रेजेंट होता है और यह बिटलैन मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होता है। बिटलैन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रोटोट्रॉच प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर की तरफ एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। आगे चलकर ये जो जिलेटिनस कोट है वो रिड्यूस हो जाता है और प्रीमैच्योर ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें आप देख रहे हैं लास्ट वाले में आगे की तरफ रोस्टोमियल पाल्प आइजिस में डेवलप हो जाती हैं, गट की फॉर्मेशन हो जाती है, एनस बन जाता है, पॉजिटम सेगमेंट बन जाता है, फेरिंग्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं नेरिस के डेवलपमेंट में। लार्वा पूर्वी लार्वा एवं लार्वल, मतलब इसमें जो स्टेज होंगी डेवलपमेंट में, प्री लार्वल पीरियड, लार्वल पीरियड और पोस्ट लार्वल पीरियड। लार्वल पीरियड में ट्रोकोफोर लार्वा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पोस्ट लार्वल पीरियड में इसकी मेटामॉर्फोसिस को। तो शुरू करते हैं प्री लार्वल पीरियड। नेरिस के अनिस्क यानी फर्टिलाइज एग में असंख्य क्योंकि स्फेरिकल या पीतक गोलिकाएं और ऑयल्स बूंदिकाएं होती हैं। इसके चारों ओर एक मोटी आर्य धारीदार झिल्ली होती है जिसे जोना रेडिएटा कहते हैं। इस मोटी झिल्ली के चारों ओर भी एक पतली कोमल झिल्ली होती है। इन झिल्लियों से बाहर की ओर एक मोटा जिलेटिनस स्तर होता है। निषेचन के तत्काल पश्चात जोना रेडिएटा लुप्त हो जाती है और यूकिस सेल्स या ग्रेन्यूल्स एनिमल पोल तथा वेजिटल पोल की तरफ गति कर जाती हैं। इस प्रकार
टीलोलेसैथल दशा बच जाती है। अंडे से दो द्रव्य का यानी पोलर बॉडीज निकल जाती हैं और अंडे में क्लीवेज होने लगता है। गैमेट में पहले दो क्लीवेज समान और ऊर्ध्वाधर यानी लंबाई में होते हैं, जिनके फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4 या ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं जो एक ही तल में स्थित रहते हैं। डिटर्मिनेट होता है अर्थात कोरक खंडों का भाग्य निश्चित होता है और 4 कोशिका अवस्था के पश्चात प्रत्येक ब्लास्टोमियर्स से एम्ब्रियो का केवल 1/4 भाग बनता है। थर्ड क्लीवेज असमान तथा हॉरिजॉन्टल होता है अर्थात यह विभाजन पहले दोनों विभाजन के साथ समकोण बनाता हुआ होता है। इसके द्वारा ऊपर जंतु एनिमल पोल की ओर तथा 4 छोटे माइक्रोमियर्स नीचे की ओर यानी वेजिटल पोल की ओर बनते हैं। 4 मैक्रोमियर्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद के क्लीवेज में असमान डिवीजन होता है। 4th, 5th तथा 6th क्लीवेज भी हॉरिजॉन्टल होता है और मैक्रोमियर से माइक्रोमियर के क्वार्टेट और कट जाते हैं। आसपास के क्वार्टेट की कोशिकाएं एकांतरिक रूप से स्थित रहती हैं। इस प्रकार के क्लीवेज को स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। मैक्रोमियर के दूसरे ओर पर और चौथे क्वार्टेट्स में से एक मैक्रोमियर्स अन्यों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। इन दोनों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकंड सोमेटोब्लास्ट कहते हैं। सेकंड सोमेटोब्लास्ट के अलावा शेष लघु खंडों से एक्टोडर्म, बृहद खंडों से एंडोडर्म और द्वितीय सोमेटोब्लास्ट से मेसोडर्म का निर्माण होता है। क्लीवेज के परिणाम स्वरूप एक स्टेरोब्लास्टुला बन जाता है और एक यह गट पाउच या गैस्ट्रुला भवन का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप एक सिलिएटेड गैस्ट्रुला बन जाता है। अब बात करते हैं लार्वल पीरियड या ट्रोकोफोर। गैस्ट्रुलेशन के पश्चात यानी गैस्ट्रुल भवन के पश्चात यह सिलेटेड एम्ब्रियो तेजी के साथ एक लार्वा अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ट्रोकोफोर या ट्रोकोस्फियर कहते हैं। परिवर्तन यानी डेवलपमेंट के केवल 24 घंटे के पश्चात ही ट्रोकोफोर की रचना प्रकट होने लगती है। इस अवस्था में एम्ब्रियो का आकार टोप के समान हो जाता है। ठीक विषुवत रेखीय भाग के ऊपर लार्वा के चारों ओर सिलिएटेड सेल्स की एक मेखला का विकास हो जाता है, जिसे आदि चक्रक या प्रोटोट्रॉच या मुखपूर्व सिलिएटेड या प्री ओरल सिलिएटेड बैंड कहते हैं। नेरिस के डेवलपमेंट में एक प्रारूपी ट्रोकोफोर लार्वा नहीं पाया जाता है। इसमें ट्रोकोफोर अवस्था एम्ब्रियोनिक होती है और एग की झिल्ली के अंदर व्यतीत हो जाती है। इसमें ब्लास्टोसिल का अभाव होने के से यह एक प्रारूपी ट्रोकोफोर से भिन्न होता है। नेरिस के एग से बाहर निकला लार्वा पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा या नेक्टोकीट कहलाता है। इसकी संरचना में 3 खंडों में सूक यानी ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं और लार्वीय संरचनाएं अधिक
विकसित नहीं होती। लास्ट पॉइंट इसका पोस्ट लार्वल पीरियड या मेटामॉर्फोसिस। पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा कुछ थोड़े दिनों तक सक्रिय रूप से तैरता हुआ सूक्ष्म जीवों को खाता रहता है और तैरते समय ही इसमें कायांतरण या डेवलप मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें यह वयस्क यानी एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा के शीर्षस्थ यानी एंटीरियर सेगमेंट्स भाग से वयस्क प्रोस्टोमियम का विकास हो जाता है। प्रथम खंड पेरिस्टोमियम तथा अंतिम खंड पाइजिडियम बनता है। पश्चिमाभी पट्टियां लुप्त हो जाती हैं और अंतिम खंड से आगे की तरफ और अधिक खंड बन जाते हैं। खंडों में शीघ्र ही पैरापोडिया की फॉर्मेशन होने लगती है और साथ ही साथ लार्वा सुख भी बन जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि एक शिशु कृमि का निर्माण हो जाता है। यह निम्न ज्वार रेखा और समुद्र की तली में बैठ जाता है और नली आकार का बिल बनाकर आरंभ कर देता है। इसके शरीर में नए खंडों का निर्माण होता है और यह बिलकारी वयस्क कृमि बन जाता है। तो आज हमने लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेरिस में स्वार्मिंग, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट के अंतर्गत प्री लार्वल पीरियड, लार्वल पीरियड और पोस्ट लार्वल पीरियड को डिस्कस किया। थैंक यू।